वेलकम मित्रों, जय हिंद। स्टडी विद शरण आईएएस की इस क्लास में आपका स्वागत है। एक क्लास नहीं बल्कि एक हमारे मन में एक प्रश्न है। प्रश्न को सुलझाने के लिए आपके पास आप ये क्लास में बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें महिला सशक्तिकरण एक प्रश्न यहाँ भी। इस प्रश्न पे आने के पहले मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे वर्तमान सरकारों ने, वर्तमान चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, विशेषकर केंद्र सरकार की बात करें तो उन्होंने कई, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति ने देश को कई ऐसे मुद्दों से निजात दिलाई है जिससे शायद सदियों लग जाते देश को निकलने में। जैसे पहला मुद्दा तीन तलाक। तीन तलाक का मुद्दा ऐसा था क्योंकि सरकार कोई भी हो वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, विशेषकर धर्म विशेष के मामले में तो, और कोई हस्तक्षेप धार्मिक मामलों में, क्योंकि इससे सबसे बड़ी दिक्कत थी कि तुष्टीकरण की नीति के वजह से धर्म कह सकते हैं कि धार्मिक विभेद या उस पर आरोप लग सकते थे और वोट कटने का डर था। दूसरा, ये तीन तलाक की वजह से कितनी महिलाओं की ज़िंदगी तल्ख होने से बचेगी, ये भविष्य में इसका जब इसकी समीक्षा की जाएगी तो समझ में आएगा। दूसरा मुद्दा था 370 आर्टिकल 370 का हटाना। ये ऐसा मुद्दा था जिस पर बाद में विवाद हुआ। अभी जस्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही बताया है। इस मुद्दे ने कश्मीर को भी मजबूर कर दिया, कश्मीरी अलगाववादियों को, कि वो सांस लेना बंद करें। उनकी सांसें बंद करें क्या, सरकार ने उनकी सांसें बंद कर दी। तीन पार्ट में बांटा। दूरदर्शिता देखिए कि उसको तीन पार्ट में बांटा कश्मीर को, और 370 हटाया, तीन पार्ट में बांट दिया। अब यहाँ के लोग, हिंदुस्तान अभी तक, चाहे हिंदुस्तान का व्यक्ति वहाँ जाता था या वहाँ के लोग, हिंदुस्तान बहुत सारे विभेद थे, बहुत सारे अंतर थे, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस थे। उन डिस्क्रिमिनेशंस को यहाँ हटाया गया और ये ऐसा कदम था, शायद कई सदियाँ लग जाती इसको सॉल्व करने में। हो सकता है स्थितियाँ और बिगड़ती जाती और भविष्य क्या होता, भविष्य के घर में क्या छुपाता है कोई नहीं बता सकता। लेकिन यहीं पर ये फुल स्टॉप हो गया और देश को एक जो उत्तरी कश्मीर था, कश्मीर में एक अमन चैन कह सकते हैं, पत्थरबाजी बंद हो गई, वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई, जवानों पर हमले बंद हो गए, सारी चीज़ें एक झटके में ख़त्म हो गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तीसरा प्रकरण, पूर्वोत्तर के मामले। पूर्वोत्तर के राज्य जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, यहाँ का मामला। यहाँ के राज्य हमेशा बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ, म्यांमार के लोगों का घुसपैठ, यहाँ मतलब हमेशा अराजकता की स्थिति बनी ही रहती थी। असम तो हमेशा उबलता ही रहता था। असम है, मेघालय है, नागालैंड है, लेकिन लगातार समझौते और सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रयासों से क्या हुआ, पूर्वोत्तर राज्य देश की मुख्य धारा में सम्मिलित हो गए, मुख्य धारा की तरफ अग्रसर हैं बहुत तेजी से। और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जैसे हम आज अयोध्या में घूम रहे हैं, वैसे ही एक दिन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में भी आराम से, यहाँ का बिना डरे आराम से घूम सकते हैं। क्योंकि अभी पूर्वोत्तर में जाने से हकीकत ही एक पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश या वहाँ पर सर्विस करने से, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने से, वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने से, वहाँ पर सर्विस करने से, मतलब हर चीज़ से लोगों को डर लगता है, लोग जाना नहीं चाहते हैं। जबकि अगर मुख्य धारा में जुड़ने के बाद ये जिस तरह सरकारी प्रयास हुए हैं, घुसपैठ रुकी है और जो अलगाववादी घटनाएं हैं, अलगाववादी शक्तियां हैं, वो अपने आप को अपने समेट ली हैं, अपने अपने कुनबे में, अपने अपने बिल में घुस गई हैं, छिप गई हैं। तो इसकी वजह से पूर्वोत्तर भी मुख्य धारा में, देश की मुख्य धारा में जुड़ गया है। और निश्चित तौर पे आगामी कुछ ही वर्षों में पूर्वोत्तर और उत्तर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा और दोनों में जो सामंजस्य है, समरसता है, पूरे देश की एक समरसता, वो कायम हो जाएगी। तो ये दो तीन हल ऐसे हुए। अब आते हैं चौथे हल पे। चौथा हल है राम मंदिर का मुद्दा। श्री राम
मंदिर का मुद्दा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि यहाँ पर मंदिर बनवा करके और अयोध्या का जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से राज्य सरकार ने इसका कायाकल्प किया है, और कायाकल्प अयोध्या का किया गया है, वो शायद बिना सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के संभव ही नहीं था। क्योंकि अयोध्या में जो व्यक्ति जानता है पहले आ चुका है और अब आए, तो अयोध्या में अगर राम मंदिर देखने जा रहा तो वो अपने आप को ऐसा नहीं लगता है कि वो भारत में है या अयोध्या में आया है, ऐसा लगता है किसी इंटरनेशनल सिटी में पहुंच गया है। एयरपोर्ट का इतने समय में संचालित हो जाना और यहाँ की गलियाँ गलियाँ तक दुरुस्त कर दी गई हैं, कूड़े कहीं दिखते नहीं हैं। अयोध्या की जो छवि है वो अयोध्या की पूरी अयोध्या, फैजाबाद जो पहले नाम था, पूरा शहर ही अलग तरीके से सज गया है। और इसका ऐसे नहीं सजाया गया कि टेम्परेरी सजा दिया गया है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा बना दिया गया है कि ये सदियों तक इसमें दिक्कत नहीं, बस साफ़ सफाई आप करते रहिए। अयोध्या में आने का मतलब है कि अयोध्या, सबसे पहली बात सब लोग जानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि है ये। दूसरा, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं। पर ईयर 3 मेले लगते हैं। सावन झूला मेला, पहले जुलाई में लगता है, जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त के अगस्त में लगता है। दूसरा जो मुख्य पर्व होता है यहाँ का, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक मास में लगता है स्नान। तीसरा है चैत्र रामनवमी। ये 3 मुख्य पर्व हैं। यहाँ पर इस समय लाखों श्रद्धालु, 10 लाख लोग आते हैं यहाँ पर स्नान करने। आसपास के जिलों से भी, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, पूरे देश से लोग आते हैं। यही नहीं, पूर्वोत्तर से आते हैं, हर जगह से आते हैं, विदेश से भी आते हैं। तो ऐसे में ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर कोरियाई सहयोग या जापान से, मतलब तमाम सारी जगहों से लोग लगातार आते रहते हैं। और लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में अभी तक जो था, यहाँ पर जो अट्रैक्शन लोगों में होना चाहिए था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही उस स्तर का नहीं था कि सामान्य व्यक्ति भी उसमें सरवाइव करे या सामान्य व्यक्ति लंबे समय तक यहाँ रुक पाए या घूम टहल पाए। अब अगर आप जाकर के अयोध्या देखिए तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन हैं। इन श्रद्धालुओं में, जो इस समय श्रद्धालु लाखों आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं, इनमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। अगर 10 लाख आ रहे हैं तो इसमें 7 लाख महिला या 6 लाख महिला, मतलब आधे से ज़्यादा ही होती हैं, महिला श्रद्धालु होती हैं। अगर आप घर में पूजा पाठ करते हैं तो महिलाएं पूरी भागीदारी होती है। घर में पूजा पाठ अगर होता है तो क्या होता है, गीत गाने के लिए महिलाएं पूरी होती हैं। ठीक, जो पूजा करते हैं वो पत्नी के साथ ही बैठते हैं, ये नियम ही है, धर्मशास्त्र का नियम है। बाकी सराउंडिंग में जितने लोग बैठते हैं, अगर सत्यनारायण कथा हो रही है और कोई भी पूजा पाठ हो रहा तो उसमें महिलाओं की संख्या अत्यसंख्य होती है, महिलाएं ही होती हैं, पुरुष बहुत कम भाग लेते हैं पूजा पाठ में। एक व्यक्ति होता है, पुजारी जो होते हैं वो पुरुष होते हैं हमेशा। यहाँ पर चेंजिंग नहीं होती, पुजारी क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। ये तो घर की बात हो गई। आप जा रहे हैं मंदिर में पूजा कराने, वहाँ भी पत्नी साथ होती हैं। तो वहाँ भी मंदिर में अगर जा रहे हैं, किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर शिव मंदिर में जल चढ़ाने की बात आती है तो पुरुष नहीं दिखते हैं, महिलाएं ही दिखती हैं। पुरुष कम हैं और महिलाएं ज़्यादा हैं। महिलाएं क्या हैं, ज़्यादा हैं। कहीं भी जाइए, मंदिर में अगर जा रहे हैं, घर पे पूजा पाठ हो रहा है, तो उसमें बढ़ चढ़ कर कौन हिस्सा लेता है, महिलाएं लेती हैं। घर के माहौल को एक
कह सकते हैं कि एक खुशबूदार माहौल या एक खुशनुमा माहौल बनाने के लिए महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि इन्हीं की वजह से घर पूरा चहकता रहता है। अब बात आते हैं मुद्दे पर। अगर हम पूरे देश की बात करें, देश में की बात करें, तो अगर हम पार्लियामेंट में देखें, लोकसभा, इसमें कितनी महिलाएं हैं? 78। 542 सांसद जो हैं उनमें 78 महिलाएं हैं। ठीक। राज्यसभा की बात करें तो इसमें 24 महिलाएं हैं। 224 सदस्यों में, सांसदों में कितनी हैं? 24 महिलाएं हैं। अगर केंद्र सरकार की नौकरियों की बात करें, केंद्र सरकार की सर्विस की बात करें, तो लगभग जो है कितने हैं? केंद्र सरकार की नौकरियां जो होती हैं इस समय, वो लगभग 38-7 लाख लगभग कितनी है शायद, इसका डाटा जो है। और इसमें महिलाओं की संख्या, ये टोटल सर्विसेज केंद्र की महिलाओं की संख्या लगभग 3.37 लाख। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर सर्विस में महिला का आरक्षण 20%, पुलिस में 20%, पंचायत में 50%। सरकार ने 1/3 रिजर्वेशन लागू कर दिया, जो 29 से लागू होगा लोकसभा राज्यसभा में। वहाँ पर केंद्र में अभी अमेंडमेंट कर दिया गया है 33%। 2029 से क्या होगा? 33% महिलाएं हो जाएंगी। महिलाओं की भागीदारी हर जगह बढ़ रही है। आप पायलट देखिए, एरोप्लेन पायलट महिलाएं, केबिन क्रू केवल महिलाएं ही होती हैं। आप ट्रेन चालक भी देख सकते हैं, प्लेन चालक भी देख सकते हैं, बसों के चलाने वाली, टैक्सी ड्राइवर, हर जगह आप क्षेत्र में महिलाएं आ रही हैं। जहाँ पर पुरुषों का वर्चस्व था वहाँ हर जगह महिलाएं आ रही हैं। लेकिन एक क्षेत्र है जहाँ पर महिलाएं नहीं हैं। कौन सा? हमारे चाहे जो मठ हों, मंदिर हों, धार्मिक स्थल जितने भी हैं, वहाँ पर पूजा पाठ कराने के लिए जो भी वहाँ पर पुरोहित होते हैं, पुरोहित या पुजारी जी लोग होते हैं, ये हमेशा पुरुष ही लगभग हैं। कहीं भी महिला नहीं मिलती हैं। अक्सर बुजुर्ग ही होते हैं अक्सर जो पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन उनमें महिलाओं की संख्या नगण्य है। हो सकता है 1-2 कहीं हो, लेकिन नगण्य है महिलाओं की संख्या। अब ये प्रश्न यही है कि ऐसा क्यों है? इस पर कोई भी है क्या मतलब? इनके द्वारा कृपा, ईश्वर की कृपा जो है लोगों को, इनके ईश्वर ने सबके ऊपर बराबर कृपा की है भाई। ईश्वर ने सबको समान बनाया है। ईश्वर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो ऐसे में ये हमारा भी दायित्व है, हमारे पूरे समाज का दायित्व है कि जब पूरा धर्म, आधे से अधिक महिलाओं की आस्था, महिला अगर आस्था के रूप में भी अगर नापा तोला जाए, किसकी आस्था ज़्यादा है किसकी आस्था कम है, तो उनमें महिलाएं बढ़ चढ़ के ही मिलेंगी। पुरुष 19 ही मिलेंगे, महिलाएं हमेशा 21 मिलेंगी। तो ऐसे में जो पूजा पाठ, जो आपका धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, इनको कराने के लिए इनकी नियुक्ति एकदम से नकार दी जाती है। मंदिर, मस्जिद, मठ जहाँ भी होते हैं, कहीं भी आप मंदिर में देख लीजिए, मस्जिद में देख लीजिए, मठ देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, यहाँ तक कि अगर पोप जो होते हैं, वहाँ पर इतने अग्रणी देश हैं पश्चिमी देश, वहाँ पर भी आज तक के इतिहास में शायद कोई महिला पोप नहीं हुई है। तो ऐसा क्यों है? हमें जो मानव समाज, हमारा बनाया हुआ समाज है, ये पूरा समाज हमारा बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो है अलग से कोई, ये सारी व्यवस्था, सारे सिस्टम हमने बनाए हैं, हमारी व्यवस्था ही संचालित होती है। तो ऐसे में हमारा दायित्व है कि इस तरफ भी हम ध्यान दें और समरसता के इस सशक्तिकरण, समरसता के इस दौर में इस तरफ भी ध्यान दें और महिला सशक्तिकरण के इस फेज को भी ध्यान में रख करके हम इसको आगे बढ़ाएं। हमारा प्रश्न भी यही है कि एक प्रश्न यहाँ भी हमने इसीलिए लिखा है कि एक प्रश्न यहाँ भी, ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे महिलाएं सशक्त हो जाएंगी, लेकिन ये गैप दिखता है, इसलिए मेरा बताना जरूरी था कि गैप क्यों है। इस गैप को भी भरा जाना चाहिए और
इससे लोगों में संदेश जाए या महिलाओं में, विशेषकर समाज में, कि महिलाओं को जो दृष्टि है उनकी बदलेगी, दृष्टि, समाज की दृष्टि महिलाओं के प्रति निश्चित तौर पे बदलेगी और भविष्य में ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही सशक्त कदम होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।